ओके, सो क्लोरोप्लास्ट डीएनए को सीपीडीएनए भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ओके, सो बैक टू द ई बुक बैक टू द ई बुक क्लोरोप्लास्ट डीएनए, इसमें हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए में क्या क्या है, ठीक है। तो जेनेटिस्ट हैव लॉन्ग रिकॉग्नाइज्ड मेनी ट्रेट्स एसोसिएटेड विद क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट भी एक टाइप का आपका एक्वायर्ड है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वाज एक्वायर्ड बाय एनगल्फिंग, वैसे ही एंडोसिम्पैथिक थ्योरी आल्सो proposes that chloroplast was acquired by यूकैरियोट्स, ठीक है। तो यूकैरियोट ने इनगल्फ कर दिया एंशिएंट साइनोबैक्टीरिया को, एंड इट बिकम पार्ट ऑफ यूकैरियोट। तो वो प्लांट्स बन गए, मॉडर्न प्लांट्स जो है, इट इज़ नथिंग बट प्रिमिटिव जो यूकैरियोट से उन्होंने इनगल्फ किया था, राइट। इधर हम लोग देख पाएंगे, अगर अगर इधर देख पाएंगे तो इधर ये इधर ये साइन प्रिमिटिव साइनोबैक्टीरिया वाज इनकल्ड बाय प्रिमिटिव यूकैरियोट, ठीक है। एंड ये प्रेजेंट है आपका प्लांट सेल जनरेट हो गया, ओके। तो हम लोग अभी सीपीडीएनए या क्लोरोप्लास्ट डीएनए की बात करेंगे, ओके। ओके, सो इसमें ये भी बताया गया कि ऑब्वियसली जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए इट इज़ मच हैवी मतलब एज इन उसका जो साइज है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एंड इन कंपैरिजन टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ओके। अभी एंड जो साइटोप्लाज्मिक सॉरी क्लोरोप्लास्ट डीएनए क्लोरोप्लास्ट है, वो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस दिखाता है, मतलब ये भी ट्रांसफर होता है, नॉट फ्रॉम फादर बट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू और ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस दिखाता है, ठीक है, ओके। जो इसमें ट्रेड्स है ज़्यादातर ये जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए इनकोड करता है बहुत सारे एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, अगर आप देख पा रहे हो ये ओराइजा सटाइवा विच इज़ नथिंग बट राइस, ठीक है। जैसे पाइसम सटाइवा वाज पी, ठीक है, ओराइजा सटाइवा इज राइस, ठीक है। उसका अगर आप क्लोरोप्लास्ट देखो डीएनए देखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी जीन्स, ठीक है। मैनी जीन बहुत सारे जीन्स है, जो इधर पर्पल कलर में वो प्रोटीन्स है, ठीक है। और इधर आरआरएनए भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, टीआरएनए भी मिल जाएगा, ठीक है। एंड अनअसाइंड ओआरएफ्स भी मिल जाएगा। आप अभी बोलोगे कि बीच में क्या है, बीच में ज़्यादातर जो गैप्स है वो इट इज़ नथिंग बट इंट्रोन्स और इंटरजेनिक रीजन्स, ठीक है। ज़्यादातर इंट्रॉन्स है या इंटरजेनिक रीजन्स है, जिसके वजह से साइज इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, ठीक है। तो 1963 में ये पता किया गया था कि क्लोरोप्लास्ट का भी अपना खुद का डीएनए, ठीक है। और उसका जो जीनोम साइज है इट इज़ अराउंड 80,000 टू 6 लाख बेस पेयर, ठीक है, या 80 kbp टू 600 kbp, ठीक है। और ज़्यादातर जो प्लांट्स में जो रेंज रहता है वो 120 kbp टू 160 kbp एवरेज बोल सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट जीनोम का रेंज रहता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा का पूरा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। एक ही मतलब एक ही ओरिजिनल कॉपी हो सकता है, और उसके बाकी सारे कॉपीज इसके कॉपीज हो सकते हैं। इसके ऐसे नहीं है कि दूसरे मतलब जैसे हम लोगों ने हेट्रोप्लाज्मी होमोप्लाज्मी देखा था, राइट, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या रहेगा, आपका एक जैसे ये कॉपी एक ओरिजिनल है तो उसका ही कॉपीज जनरेट होंगे, पूरे के पूरे कॉपीज, ठीक है। तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट के डीएनए हो सकता है, ठीक है। या एक क्लोरोप्लास्ट में ही 3 to 4 कॉपीज हो सकते हैं, 4 to 5 10 कॉपीज हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए के। तो एक ही क्लोरोप्लास्ट डीएनए और उसके ही कॉपीज है, ठीक है। तो हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में देखे थे देयर वेर मल्टीपल नॉट कॉपीज बट देयर मल्टीपल डीएनएस, ठीक है। एक ही उसमें मल्टीपल डीएनएस हो सकते हैं, एंड दे उनका जो डीएनए है वो अलग काम भी कर सकता है, ऐसा है, ठीक है। बट इधर क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए इट इज सिंगल
और बाकी उसके सबके इसके कॉपीज है। ठीक है, ठीक है, कॉपीज है सब। तो मल्टीपल कॉपीज हो सकते हैं। ओके, इसमें ये काफ़ी ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए इसको कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉइल्ड है एंड इसमें कोई स्टोन प्रोटीन्स नहीं है। ठीक है, इवन दो ये यूकैरियोट को बिलोंग करता है, बट इट डजंट कंसिस्ट ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। ओके, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, तो ये कैसे फिर फोल्ड होता है? तो कोई ना कोई और दूसरा बेसिक प्रोटीन्स रहेगा, जिसके वजह से जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए इज गेटिंग हाईली कॉइल्ड। ठीक है, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स हो सकते हैं या बेसिक प्रोटीन्स हो सकते हैं। ओके, सो बेसिक प्रोटीन्स मैंने बताया था। सो व्हाट इज बेसिक प्रोटीन्स में सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड्स कौन से हो सकते हैं? यस, 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 बेसिक प्रोटीन्स। और क्या बोलते हैं, हिस्टोन्स में कौन से तीन सबसे ज़्यादा अमाइनो एसिड कौन से होते हैं जिसकी वजह से हिस्टोन्स का पॉजिटिवली चार्ज होता Isoleucine, leucine, arginine. है? नहीं। सो HAL मैंने बताया था, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, Arginine, histidine, लाइसिन। lysine. ठीक है, ये थ्री है। ओके, नेक्स्ट है ओके, सो एक ही सेल में आपको मल्टीपल क्लोरोप्लास्ट के कॉपीज मिल सकते हैं। ठीक है, एंड एक ही क्लोरोप्लास्ट में देर में भी सेवरल, एज इन सेवरल मतलब फ्यू कॉपीज ऑफ डीएनए, मतलब क्लोरोप्लास्ट का डीएनए। जैसे एक में एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इट में कंसिस्ट ऑफ वन क्लोरोप्लास्ट में कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 कॉपीज ऑफ जीनोमिक डीएनए। ठीक है, और एक ही सेल के अंदर देर माइट बी सेवरल क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली ग्रीन हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीन, इसमें ग्रीन पिगमेंट रहता है। दैट्स वाई पूरा का पूरा जो आपका सेल है इट विल बी ग्रीन इन कलर। ओके, सो तो क्या होगा, आपके मल्टीपल, एक ही सेल के अंदर मल्टीपल कॉपीज ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए हो सकता है। ओके, समझ रहे हो कि ऊपर से जा रहे हो? बता दो। यस, गेटिंग इट? ऊपर से जा रहा है अभी तक जो समझा है Yes. कि आ रहा है समझ? ओके, नेक्स्ट है जीन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, अभी आपको क्लोरोप्लास्ट डीएनए किधर पाया जाएगा? ऑब्वियसली नॉट इन ह्यूमन, राइट? इट विल बी फाउंड इन प्लांट्स, हो गया एल्गे स्पीशीज हो गया, तो इधर पाया जाएगा। ठीक है, अभी उसको सीक्वेंस कर सकते हैं एंड वी कैन आइडेंटिफाई कौन से जीन्स है उसमें। ठीक, ओके, और उसका ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं कि कौन से जीन्स है, कौन से पैटर्न में इंस्टॉल नहीं बोलूँगा मैं, इट इज़ इन विच पैटर्न, मतलब कौन से सीक्वेंस में पैटर्न में। ठीक है, तो ये हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, और इधर अगर आप देखोगे साइजेस ऑफ क्लोरोप्लास्ट जीनोम इन सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म, जैसे यूग्लिना हो गया। ठीक है, उसमें 1.4 143 kbp हो गया, है ना? और क्लोरेला, सो 150 kbp हो गया। ठीक है, निकोटीना, ये 155 kbp हो गया। जी मेस कॉर्न हो गया 140। तो है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ह्यूमंस में काफ़ी छोटा था, बट प्लांट्स में काफ़ी बड़ा था, 24 lakhs था। तो उस हिसाब से क्लोरोप्लास्ट का डीएनए इज बिट स्मॉल। ठीक है, अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट डीएनए ऑफ प्लांट्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ऑफ प्लांट्स की बात करेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इन ऑन हायर सेल। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट है ओके, सो इसमें अगर आप देखोगे जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, इट इज समवट
ऑर्गेनाइज लाइक ओपेरॉन। ओपेरॉन क्लस्टर फॉर्मेशन में दिखता है, और ऑब्वियसली ओपेरॉन आपका ज़्यादातर बैक्टीरियल ओरिजिन होता है उसमें, मतलब ओपेरॉन जितने भी हम लोगों ने देखे वो बैक्टीरियल ओरिजिन, बैक्टीरियल बेसिकली ज़्यादातर यू बैक्टीरियास में देखा गया, नॉट इन यूकेरियोट्स। ओके, सो ये ओपेरॉन लाइक क्लस्टर, ये जो बैक्टीरिया का फीचर है वो सेम आपका क्लोरोप्लास्ट जीन्स में भी वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, करीबन करीबन वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड। ओके, अमॉन्ग वैस्कुलर प्लांट्स, व्हाट इज वैस्कुलर प्लांट्स? कोई बता सकता है व्हाट इज वैस्कुलर प्लांट्स? यस, व्हाट इज वैस्कुलर प्लांट्स? यस, संजीवनी, अर्पणा, रितिका। सर जो वाटर सर स्टोर उनकी हाँ हाँ बोलो। वाटर स्टोर करते हैं, ओके। और मतलब वैस्कुलर प्लांट्स हम लोग वो बोलेंगे कि जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, प्रॉपर जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट्स ने बनाया, ठीक है, टू कंडक्ट वाटर एंड सॉल्ट्स या न्यूट्रिएंट्स। सो दैट इज कॉल्ड एज वैस्कुलर प्लांट्स, जिनके वैस्कुलर सिस्टम्स रहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ओके, नेक्स्ट है इधर। सो क्लोरोप्लास्ट का जो क्रोमोसोम है, इट इज सिमिलर इन जीन कंटेंट, जीन ऑर्डर। तो ज़्यादातर जो आप प्लांट्स में उठा के देख लोगे, इन सबका क्लोरोप्लास्ट का क्रोमोसोम उठा के देखोगे, तो यू विल फाइंड अ सिमिलर जीन। क्योंकि ऑब्वियसली प्लांट्स है, तो प्लांट्स का मेन फीचर क्या है कि आपका प्लांट्स का मेन फीचर है कि आपको लाइट एनर्जी को बेसिकली केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, एंड दैट इज़ अ जॉब ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो ज़्यादातर आपके जितने भी आपको प्लांट्स देखेंगे, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोसोम का आप एनालिसिस करोगे, सो यू विल फाइंड सिमिलर जीन कंटेंट एंड सेम इन सेम जीन ऑर्डर। तो टिपिकल क्लोरोप्लास्ट में करीबन करीबन 4 RRNA है, जीन्स रहते हैं, 30 to 35 tRNA आपको मिल जाएगा, ठीक। एंड बहुत सारे प्रोटीन्स मिल जाएंगे, राइबोसोमल प्रोटीन्स मिल जाएंगे, दूसरे प्रोटीन्स मिल जाएंगे जो आपका मेन काम जो फोटोसिंथेसिस का करेंगे, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स भी हो सकते हैं जो नॉन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक। मतलब जो फोटोसिंथेसिस छोड़ के बाकी जो की वर्क है उसमें भी इन्वॉल्व है। अभी जो मेन इंजाइम है, which is a predominant enzyme in all over the world, ठीक है, सबसे ज़्यादा abundant प्रोटीन है या एंजाइम बोल सकता हूँ, विच इज़ कॉल्ड एज रुबिस्को, ठीक है। रिब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ये आपने TY में भी पढ़ा था, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में रुबिस्को बोला जाता है, ठीक है। और ये करीबन करीबन 50% ऑफ प्रोटीन इन द वर्ल्ड बनाता है, 50% प्रोटीन, इतना अबेंडेंस है क्योंकि प्लांट्स बहुत सारे हैं, ठीक। ठीक है, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ, ठीक है, रुबिस्को, ये याद रखना, ठीक है। अभी जो रुबिस्को है वो ऑब्वियसली प्रोटीन है और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसमें 8 आइडेंटिकल लार्ज सब यूनिट है एंड 8 आइडेंटिकल स्मॉल सब यूनिट है, जिससे वो रुबिस्को जनरेट होता है। अभी आप बोलोगे कि रुबिस्को इज ऑब्वियसली आपका, क्योंकि नॉर्मल साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाएगा, इट विल बी फाउंड इट विल बी एक्सप्रेस बाय क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ज़्यादातर ये क्लोरोप्लास्ट से ही बनता है। अभी आगे देखते हैं हम लोग क्या बन। तो जैसे मैंने बताया 8 आइडेंटिकल सब यूनिट से जनरेट होता है रुबिस्को, ठीक है, 8 आइडेंटिकल लार्ज एंड 8 आइडेंटिकल स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। अभी इधर इंटरेस्टिंग फीचर है कि जो लार्ज सब यूनिट है वो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए एक्सप्रेस करता है या इनकोड करता है, और अगर तुम लोग देखोगे तो स्मॉल सब यूनिट इज इनकोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए। सो देयर इज अ बेसिकली क्या हो रहा है आपका, सिम्बायोसिस हो रहा है इधर। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है इसमें। तो डीएनए इज इनकोडिंग सम काइंड ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन जो कि रुबिस्को में हेल्प कर रहा है, एंड क्लोरोप्लास्ट का डीएनए इज आल्सो इनकोडिंग सेम प्रोटीन, ठीक है।
मतलब सेम प्रोटीन का कुछ पार्ट और न्यूक्लियर डीएनए कुछ छोटे पार्ट इधर आ जाते हैं। ओके, सो बेसिकली आपका इधर जैसे 8 आइडेंटिकल सब यूनिट्स, ठीक है, तो इसका ही कॉपी होगा, थोड़ा 8 बराबर नहीं बना है। ओके, सो एंड ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट का डीएनए इज इनकोडिंग दिस प्रोटीन एंड इसको मैं कर देता हूँ। एंड जो आपका न्यूक्लियर डीएनए इट इज इनकोडिंग स्मॉलर प्रोटीन, ठीक है, 8 आइडेंटिकल स्मॉलर प्रोटीन। ये आइडेंटिकल नहीं बना मेरे से, ठीक है, एंड ये दोनों मिलके आपका रोबेस्को बनाते हैं, ठीक है, रोबेस्को। ओके, ओके, सो जैसे मैंने पहले बताया, जो सर्कुलर क्लोरोप्लास्ट है, अगर आप इधर देख पा रहे हो, सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी जीन्स, ठीक है, इन बोथ स्ट्रैंड्स, ठीक है, एंड ये दोनों भी स्ट्रैंड भी एक्सप्रेस होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दोनों स्ट्रैंड भी एक्सप्रेस होता है, सो इट हैज जीन्स इन बोथ स्ट्रैंड्स एंड बोथ स्ट्रैंड्स इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, बोथ दोनों स्ट्रैंड एक्सप्रेस होता है। एंड क्लोरोप्लास्ट का जो जीन्स है उसको आइडेंटिफाई किया बाय यूजिंग ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम बोला जाता है। सो व्हाट इज ओपन रीडिंग फ्रेम? सो ओपन रीडिंग फ्रेम कंसिस्ट ऑफ स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन और बीच में जो प्रोटीन कोडिंग रीजन रहता है वो रहता है। सो ये तीन मिलके ORF बनाते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम, ठीक है, ठीक है। बीच में जो प्रोटीन इनकोडिंग रीजन भी हो सकता है या इट में प्रोड्यूस tRNA और rRNA ऑल्सो, ठीक है, मतलब बेसिकली वो जीन एक्सप्रेस होता है, ठीक, और या जीन एक्सप्रेस हो सकता है तो वो rRNA भी जनरेट कर सकते हैं, tRNA भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक, या प्रोटीन भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब वो ट्रांसक्राइब एंड ट्रांसलेट होगा इनटू प्रोटीन। अभी इसमें जो वन ऑफ द फीचर है क्लोरोप्लास्ट जीनोम का, वो है इन्वर्टेड रिपीट। बहुत सारे इन्वर्टेड रिपीट्स है इसमें, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अभी ये याद रखो हमेशा कि जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम यू बैक्टीरियल ओरिजिन, बेसिकली साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे। तो साइनोबैक्टीरिया, तो ये एक टाइप का बैक्टीरिया है ये, ठीक है, तो उसमें आपका 70S से जो राइबोसोम्स रहेगा, इसमें भी राइबोसोम्स है, ठीक है। सो राइबोसोम क्या करता है, जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए जो एक्सप्रेस करना रहता है, ठीक है, तो उसमें वो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी का काम करेगा, है ना, राइबोसोम। तो इसमें भी जो राइबोसोम रहेगा वो 70S से सिमिलर है, या 7 इट इट रिप्रेजेंट 70S, तो 70S है इसमें। तो उसमें जो rRNA रहेगा वो भी 70S के सिमिलर रहेगा। तो इसमें 23S rRNA रहता है, 5S rRNA रहता है, जो कि आपका बैक्टीरियल ओरिजिन को डिनोट करता है। इसमें 4.5S rRNA भी है, ठीक है, ये देखा नहीं गया दूसरी जगह, ठीक है। तो ये इससे पता चलता है ये यू बैक्टीरियल ओरिजिन है, ठीक है, यू बैक्टीरियल ओरिजिन है, ओके। हम्म, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट्स है, जैसे मैंने बताया, जो डीएनए इधर क्लोरोप्लास्ट डीएनए काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, एंड इसमें जो रीजन्स है, जो बीच में रीजन्स है, ये काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी है, ठीक, देखोगे तो ये देखो इधर, ये एम्प्टी रीजन है, ये एम्प्टी रीजन है इतना, ठीक है, ये एम्प्टी रीजन है। तो ये एम्प्टी रीजन क्यों है, किसके लिए, तो इधर बताया गया। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रिपीट्स है, जैसे इन्वर्टेड रिपीट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, और
कहीं-कहीं कोई-कोई क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में रिपीट्स ज़्यादा है, कहीं-कहीं जगह रिपीट्स अ, काफ़ी नहीं है, ना के बराबर है या ज़ीरो, इट इज़ एब्सेंट। ठीक है? ओके। इसमें जैसे मैंने बोला नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? एंड इंट्रॉन्स भी ज़्यादा है, ठीक? बहुत ज़्यादा इंट्रॉन्स आपको देखेंगे जब आप कंपेयर करोगे जीन्स को और जो प्रोटीन एक्सप्रेस होते उसको कंपेयर करोगे, इट वुड बी डिफरेंट इन साइज बिकॉज इंट्रॉन्स हैज़ बीन स्प्लाइस्ड। ओके। ज़्यादातर एक और मेन जो चीज़ है, जो ज़्यादातर सीक्वेंसेस जो क्लोरोप्लास्ट डीएनए में देखा गया, इट इज़ वेरी सिमिलर टू यूबैक्टीरियल ओरिजिन, मतलब इक्विवेलेंट है, वो उतना ही बड़ा है एंड सिमिलर पैटर्न है ऑफ जीन। ठीक है, आप साइनोबैक्टीरिया को कंपेयर करोगे तब। ओके। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन है क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, तो ये काफ़ी थोड़ा बड़ा है, इधर ख़त्म हो जाएगा आपका। ओके, सो 1 2 3 पेजेस आर देयर। ओके, इससे समझ में आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, बता दूँ? फैक्ट्स ही है, मैं फैक्ट्स ही बोल रहा हूँ, नथिंग एल्स। यस। Yes, sir. समझ रहा हूँ. ओके। ओके, सो रेप्लिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो काफ़ी इतना नॉलेज नहीं, मतलब जब तक ये बुक पब्लिश हुआ तब तक यही बोला है कि इट लिटिल, वेरी लिटिल इज नोन अबाउट इट्स रेप्लिकेशन से क्लोरोप्लास्ट डीएनए साइटोप्लाज्म पूरा। क्लोरोप्लास्ट डीएनए का रेप्लिकेशन के बारे में इतना डिटेल्ड स्टडी नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, सो आगे फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ठीक है। तो इसमें ये देखा गया है कि जब डीएनए रेप्लिकेट होता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टू डी लूप फॉर्मेशन होता है, और वो वन नहीं टू, दो डी लूप जनरेट होता है। ठीक है, और वो करीबन करीबन थीटा स्ट्रक्चर जैसे दिखता है। सो व्हाट इज थीटा स्ट्रक्चर? व्हाट इज थी सो इफ यू हैव हर्ड अबाउट थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन, राइट? थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ा, राइट? तो ये नॉर्मल बैक्टीरियल, आपको बैक्टीरिया में दिख जाएगा थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन, जो सर्कुलर डीएनए रहता है वो थीटा मोड ऑफ मोड से रेप्लिकेट होता है। नाउ इसमें एक चीज़ और बोलोगी, थी स्टार्टिंग में थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है, देन इट चेंजेस इट्स रेप्लिकेशन मोड टू रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। सो आपको पता रहेगा रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में क्या होता है, कि आपका मल्टीपल कॉपीज जब जनरेट करना रहेगा तब रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म में आता है। एंड दिस स्ट्रैटेजी is this strategy is followed by the plasmids and is also followed by many viruses। ठीक है, तो ये इसमें हो सकता है ये प्लाज्मिड ओरिजिन हो। ठीक है, तो बैक्टीरिया में खाली थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब एज एन उनका अगर क्रोमोसोम देखोगे तो वो थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन से ही रेप्लिकेट होता है, तो यूनिडायरेक्शनल हो सकता है, बाई डायरेक्शनल हो सकता है। बट अगर आप इधर देखोगे क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, इट स्टार्ट्स विद थीटा मोड ऑफ रेप्लिकेशन बट इट कन्वर्ट, मतलब वो मोड चेंज कर लेता है ये अपना रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से ये स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, अभी सो जो इसमें प्रमोटर्स जो देखे गए, ओके, सो होपफुली सो प्रोमोटर्स जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए में देखे गए, सॉरी साइटो क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में देखे गए, इट इज़ वेरी मच आइडेंटिकल टू बैक्टीरियल। तो उनमें -10 एंड -35 कंसेंसस सीक्वेंसेस जो हमने प्रीवियस यूनिट में देखा गया था, जो -10 एंड -35 कंसेंसस सीक्वेंसेस जो यू बैक्टीरियल प्रमोटर्स है, वो इधर भी क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में भी देखा गया सेम। ठीक, और ये भी है कि जो एंटीबायोटिक्स जो इनहिबिट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया, वो आप इधर यूज़ करोगे तो आपका क्लोरोप्लास्ट का डीएनए का भी प्रोटीन, क्लोरोप्लास्ट का जो
प्रोटीन है वो भी उसका भी सिंथेसिस बंद हो जाएगा। ठीक, तो ये क्लोरोप्लास्ट का जो प्रोटीन्स हैं उसके भी सिंथेसिस इनहिबिट हो जाते हैं इफ़ यू ऐड सेम मतलब आप अगर जैसे टेट्रासाइक्लिन ले लेते हो, सो इट विल इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का प्रोटीन सिंथेसिस या उसका क्लोरोप्लास्ट का जो प्रोटीन है वो जनरेट होना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम सेंसिटिव, सेम राइबोसोम है, 70 एस राइबोसोम है, दैट्स व्हाई वी जो इट इज़ वेरी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ कि सेम एंटीबायोटिक आपका बैक्टीरिया को भी मार रहा है एंड सेम एंटीबायोटिक आपका क्लोरोप्लास्ट के फंक्शनिंग को रोक रहा है। ठीक है, तो सो इट इज़ वन ऑफ द मेजर प्रूफ कि जो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, ना कि यूकैरियोटिक ओरिजिन। ठीक है, ओके। ओके, क्लोरोप्लास्ट जो में जो प्रोटीन जब जनरेट होता है तो जो फर्स्ट कोडॉन है AUG, इट इनकोड्स फॉर एन फॉर्माइल मिथ्योनिन, ना कि मिथ्योनिन। जैसे अगर आप यूकैरियोट में देखोगे तो इट स्टार्ट्स विद मिथ्योनिन, बट जो बैक्टीरिया में रहता है, बैक्टीरिया में रहता है या प्रोकैरियोट्स में रहता है, उसमें फॉर्माइलेटेड किया जाता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड को फॉर्माइलेट किया जाता है, मिथ्योनिन को एन फॉर्माइल मतलब उसमें ग्रुप अटैच किया जाता है एन में। ठीक है, तो उसको फॉर्माइलेट किया जाता है। तो ये भी क्लोरोप्लास्ट के DNA में मतलब जब उसमें प्रोटीन जनरेट होता है तो उसमें भी फर्स्ट अमाइनो एसिड इज फॉर्माइलेटेड, तो इधर फॉर्माइल मिथ्योनिन देखा गया। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, बता दो। ओके, ठीक। ओके, सो नेक्स्ट है, अभी जीन्स के बारे में बात करते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट का जो जीन्स है वो ग्रुप्स में ट्रांसक्राइब होता है, एज इन पॉलीसिस्टोनिक mRNA जैसे ट्रांसक्राइब होता है। एंड उसमें ऐसा नहीं, बहुत सारे जीन्स मतलब जो बहुत सारे आपके जो जीन्स पॉलीसिस्टोनिक mRNA एक साथ जनरेट होता है, तो फिर उसको फिर बाद में ऑब्वियसली सेपरेट हो जाता है फिर वो, तो कुछ tRNA में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ mRNA से प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड कुछ rRNA जनरेट होता है। ठीक, ठीक है, तो उनको ट्रांसक्राइब किया जाता है। कुछ कुछ जीन्स के खुद अपने ओन प्रमोटर्स रहते हैं। ठीक है, तो वो खुद कभी भी ट्रांसक्राइब हो सकता है। ठीक है, काफ़ी कम चीज़ है। अभी अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा रहेगा तो देयर वर ओनली वन प्रमोटर। ठीक है, फॉर बोथ हेवी स्ट्रैंड एंड लाइट स्ट्रैंड, तो एक ही प्रमोटर था जिससे पूरा का पूरा जीन ट्रांसक्राइब हो रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड पूरा का पूरा जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीन है वो ट्रांसक्राइब हो रहा था, एंड फिर उसमें से tRNA उसको सेग्रीगेट कर रहे थे या कट कर रहे थे, तो mRNA एंड rRNA आपको अलग से मिल रहा था। ठीक है, बट इन दिस साइटोप्लाज्म सॉरी क्लोरोप्लास्ट DNA में क्या हो रहा है कि देयर आर फ्यू प्रमोटर्स। ठीक है, कुछ जीन्स के पास अपने खुद के प्रमोटर्स हैं, बट ज़्यादातर जो जीन्स है दे आर ट्रांसक्राइब्ड इन ग्रुप्स। ठीक है, पूरा का पूरा ग्रुप में ट्रांसक्राइब होता है। ओके, तो ये एक टाइप का एक यू बैक्टीरियल जैसे mRNA जनरेट होता है, वैसे ही आपका इधर भी बैक्टीरिया इसमें क्लोरोप्लास्ट का DNA भी वैसे ही ट्रांसक्राइब होता है, सेम फैशन है करीबन करीबन। ओके, नेक्स्ट है RNA पॉलीमरेज, भी करीबन करीबन सेम है, यू बैक्टीरियल RNA पॉलीमरेज जैसे ही काम करता है। ठीक है, और इसमें ये देखा गया
इसमें ये देखा गया ओके, इसमें ये देखा गया कि ये जो mRNA जनरेट होता है उसमें 5 प्राइम कैप नहीं होता, ठीक है। जैसे यूकैरियोट्स में क्या रहता है कि जो न्यूक्लियर डीएनए है उसमें 5 प्राइम कैपिंग रहता है और पॉली ए टेल रहता है 3 प्राइम एंड में, ठीक है, एंड इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होता है। तो इधर 5 ना कि 5 प्राइम कैप रहता है, ना पॉली ए टेल रहता है, बट इट हैज़ इंट्रॉन्स, ठीक है। तो इंट्रॉन स्प्लाइसिंग होता है इधर, ठीक। तो ये थोड़ा अजीब फीचर है जिसमें 5 प्राइम कैप नहीं है, 3 प्राइम पॉली ए टेल नहीं है, बट इट हैज़ इंट्रॉन्स, और उसको रिमूव करने के लिए प्रोसेसिंग किया जाता है, एडिशनल प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और जैसे बैक्टीरियल ओरिजिन से हम लोग देखा गया शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, ठीक है, और ये 5 प्राइम एंड में देखा गया, ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्लोरोप्लास्ट के एमआरएनए है उसमें शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस है जो कि बैक्टीरियल ओरिजिन बताता है, ठीक। और ये एक शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस अगर तुम लोग को याद नहीं है तो इट इज़ अ राइबोसोम बाइंडिंग साइट, जिधर एमआरएनए में राइबोसोम जिधर जाके बाइंड करेगा, ठीक है। और 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है, 30s पहले होता है, फिर उसमें 50s आ जाता है, एंड देन इट फॉर्म्स 70s इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ट्रांसलेशन की बात कर रहा हूँ, ओके। इधर भी क्लोरोप्लास्ट का अगर हम लोग राइबोसोम देखें तो इट इज़ 70s, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। ये बैक्टीरियल ओरिजिन डिनोट कर रहा है, इसमें 50s है, 30s है, ठीक है, एंड 50s में आपका 16s RRN है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली बैक्टीरियल ओरिजिन है, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ओके। लार्जर 50s में आपका 23s और 5s एंड 4.5s RRN मिल जाएगा, ओके। इसमें एडिशनली जो 4.5s RRN है ये लार्ज सब यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट में देखा गया, ठीक है। और ये करीबन करीबन ऐसा बोला जाता है कि ये 23s RRN का ही पार्ट है जो कि टूट के अलग हो चुका है, ठीक है। अभी इसमें ये भी जो इनिशिएशन फैक्टर्स हो गए, इलोंगेशन फैक्टर्स हो गए, एंड जो टर्मिनेशन फैक्टर्स हैं क्लोरोप्लास्ट के, वो एकदम सिमिलर है यू बैक्टीरियल जैसे, ठीक है। एकदम सिमिलर वे में उसका इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन होता है, जैसे बैक्टीरिया में देखा गया वैसे ही सिमिलर इधर भी देखा गया, ठीक है। तो नो, ज़्यादातर चेंजेस नहीं है, खाली आपका जो है मेन है वो रेप्लिकेशन में फुल डिटेल्ड नॉलेज नहीं है क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, ठीक। एंड क्योंकि इधर 30 से 35 टीआरएनएस जनरेट हो रहे हैं, तो हम लोगों ने कल देखा था कि मिनिमम 32 टीआरएनए चाहिए और नॉर्मल आपका प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए, एंड माइटोकॉन्ड्रिया में देयर वर ओनली 22 अप्रोक्सीमेटली 20 या 22 30 आ रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने देखा गया था कि जो रिसर्च, जितने भी रिसर्च हुए उसमें बताया है कि वॉबलिंग होता है, मैक्सिमम वॉबलिंग होता है, बट क्योंकि इधर 30 से 35 टी आर एन एज अवेलेबल है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में, तो वॉबलिंग का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। एंड देयरफॉर वॉबलिंग का चांसेस काफ़ी कम है, देयरफॉर इधर न्यूट्रल म्यूटेशंस भी काफ़ी ज़्यादा कम, ठीक है। तो जो न्यूट्रल म्यूटेशंस कम हुए तो क्या होगा, जो आपके जो सीक्वेंसेस है क्लोरोप्लास्ट के डीएनए के, वो काफ़ी कम, उसमें काफ़ी कम म्यूटेशंस हो, ठीक है। सो जैसे कल मैंने बताया था कि आपका जो अगर जैसे क्लोरोप्लास्ट का ये अगर न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है, यानी ये क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, ठीक है। तो हम लोगों ने कल देखा था कि अगर ये 10, इसमें 10 म्यूटेशंस होते हैं तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए इज़ वेरी स्लोली इवॉल्विंग, तो ये इसमें खाली 1 म्यूटेशंस हो रहा है, ठीक है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया में 100 हो जाएगा उतने उतने ही टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए इज इवॉल्विंग वेरी वेरी स्लोली
इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर डीएनए। एंड जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देखोगे तो इट इज़ इवॉल्विंग वेरी फास्ट, ठीक है। उसमें न्यूट्रल म्यूटेशंस हो रहे हैं, वॉबलिंग हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से इसमें बहुत ज़्यादा 10 टाइम्स ज़्यादा म्यूटेशंस देखा गया, ओके। हाँ, वही इवोल्यूशन में यही बताया, इवोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए में, ठीक है। तो इसमें यही बताया गया कि डीएनए सीक्वेंस सिमिलर है साइनोबैक्टीरिया के, ठीक है। एंड इसलिए यू बैक्टीरियल ऑरिजिन दिखते हैं, एंड इट इज़ इवॉल्विंग वेरी वेरी स्लोली इन कंपैरिजन टू न्यूक्लियर डीएनए, ठीक, ठीक है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, जो जीनोम साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो इसमें जो ऑब्वियसली जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिट होता है, वैसे क्लोरोप्लास्ट भी इनहेरिट होता है फ्रॉम वन पैरेंट, ठीक है। तो इससे भी हम लोग वी कैन यूज क्लोरोप्लास्ट का डीएनए फॉर फाइंडिंग आउट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, ऑब्वियसली नॉट एनिमल, क्योंकि एनिमल में आपको क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लांट स्पीशीज स्पीशिएशन करने के लिए या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप निकालने के लिए यू कैन यूज क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ओके। कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट इट इज एक्स्ट्रा, यू कैन रीड इफ यू वांट, ठीक है। अलग से आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक। Okay, there is a comparative analysis, न्यूक्लियर यूकेरियोट, न्यूक्लियर जो यूबैक्टीरियल ओरिजिन का ये जीनोम, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट का जीनोम। तो इसमें कंपैरेटिव एनालिसिस दिखा है, ठीक है। तो सर्कुलर है क्या नहीं, ठीक है, हिस्टोन्स प्रेजेंट है क्या नहीं, ठीक है, साइज कितना है, वैसा प्री एम आर एन ए इंट्रॉन्स अवेलेबल है कि नहीं, ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ईजी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ओके। Okay, so the only one page is remaining. मैं just 2 minutes का water break लेके आता हूँ। Okay. Yeah. So next topic is, through evolutionary time, genetic information has moved between nuclear, mitochondria and chloroplast genome. Okay. So ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसमें क्या बोला गया कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन न्यूक्लियर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए। मतलब ये तीनों एक्सचेंज कर रहे हैं न्यूक्लियर डीएनए। और क्यों एक्सचेंज कर रहे हैं, किस लिए एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी देखते हैं, ये बताया गया कि नहीं बताया गया। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक।
कि डीएनए इज बीइंग एक्सचेंज या उसका कॉपीज जनरेट हो रहे हैं, और कैसे पता लगा है और कौन से डीएनए स्ट्रैंड है वो देखते हैं. ओके, होपफुली मैं you guys can hear me, right? Yes. Yes, sir. Okay, yeah. So many proteins found in modern mitochondria and chloroplast are encoded by nuclear gene. तो ये क्या बोला है, ज़्यादातर जो प्रोटीन्स माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में देखा गया वो न्यूक्लियर जीन भी इनकोड कर रहे हैं. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में एंड क्लोरोप्लास्ट. अब क्या हम लोग ने क्या बोला, इट इज और क्या यू बैक्टीरियल ओरिजिन है, बैक्टीरिया से ओरिजिनेट हुआ है. बट कुछ प्रोटीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो जनरेट कर रहे हैं वो न्यूक्लियर जीन्स भी इनकोड कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे क्या समझ रहे हैं कि जो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में जो जीन्स है या क्लोरोप्लास्ट में जो जीन्स है, इट इज हैज बीन ट्रांसफर्ड टू न्यूक्लियर डीएनए. ठीक है, तो वन ऑफ द थेरीज जो एक मिनट एक ऐसा थ्योरी भी है जिसमें क्या होता है, जैसे हम लोग प्लाज्मिड्स क्यों बोलते हैं, प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. तो वन ऑफ द हाइपोथेसिस क्या था कि जो जीन्स के पास ऑलरेडी बहुत सारे जीन्स हैं, ठीक है, और जो नॉन एसेंशियल जीन्स है वो उसने प्लाज्मिड फॉर्म में मतलब एज इन सेपरेट हो गए. ठीक है, जब भी ज़रूरत पड़ा तभी ये जो जीन्स है एक्टिवेट हो जाएंगे एंड इट विल एक्सप्रेस. ठीक है, तो न्यूक्लियर डीएनए के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थी एंड देन जो नॉन एसेंशियल डीएनए था उसके प्लाज्मिड्स जनरेट हुए. इट इज़ वन ऑफ द हाइपोथेसिस. ठीक है, वैसा ही हाइपोथेसिस आपका क्लोरोप्लास्ट के लिए भी हो सकता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी हो सकता है. ठीक है, ये बुक में नहीं दिया, मैं बता रहा हूँ. ठीक है, तो इसने क्या हुआ, इसने वापस एक्वायर कर लिया जीन्स जो एसेंशियल क्लोरोप्लास्ट हैं. और ऑब्वियसली वापस एक्वायर किया मतलब एज एन ऑब्वियसली दीज आर ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन. ठीक है, तो मतलब इसने एज एन इसमें एक्सचेंज हो रहा है, जीन्स का एक्सचेंज हो रहा है. क्यों एक्सचेंज हो रहा है आगे देखते हैं. जो अजम्पशन है कि जो जेनेटिक जीन्स ट्रांसफर हुए, ये ऑब्जर्वेशन से आया है कि some DNA sequences found normally in mitochondria can be detected in nuclear DNA. तो जो माइटोकॉन्ड्रियल में एक्चुअली डीएनए मिलता है वो न्यूक्लियर डीएनए में देखा गया. और सम स्ट्रिंग्स जैसे ईस्ट हो गया, मेज हो गया, उसमें देखा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीन है इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन न्यूक्लियर डीएनए सीक्वेंस करने के बाद. ठीक है, लाइक वाइज फ्लोरल प्लास्ट के जो सीक्वेंसेज हैं वो न्यूक्लियर डीएनए में भी पाया गया ऑफ स्पिनच. स्पिनच आपको सबको पता है क्या होता है, पालक. ठीक है, ठीक है, तो जो आपका न्यूक्लियर जीन्स है मतलब एज इन सीक्वेंसेस ऑफ न्यूक्लियर जीन दैट इनकोड ऑर्गेनल प्रोटीन आर मोर सिमिलर टू यू बैक्टीरियल काउंटर पार्ट. तो इससे मतलब ये क्या है, जो जीन्स पाए गए, आप बोलोगे कि वो जीन्स पहले से हो सकते हैं यूकैरियोटिक के क्रोमोसोम में, यूकैरियोटिक बोल रहा हूँ. ठीक है, बट ये जो जीन है इट इज़ ये ऑर्गेनल प्रोटीन मतलब जो ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट हो गया या माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये उसके प्रोटीन्स हैं मतलब उसके काम कर रहे हैं. एंड ये जो देखा गया है कि जो ये जीन्स है इट इज़ ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन ना कि यूकैरियोटिक ओरिजिन है. ठीक है, तो ये इससे पता चलता है कि जो जीन्स है इट इज़ पास फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया टू क्रोमोसोम. ठीक है, तो क्रोमोसोम में वो पास ऑन हो रहा है. ठीक है, अभी और भी एविडेंसेस है. क्या एविडेंसेस है कि क्लोरोप्लास्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया. देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है कि जेनेटिक मटेरियल इज बीइंग एक्सचेंज बिटवीन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, ये दोनों अलग अलग ओरिजिन से आते हैं, है ना. ये आपका अल्फा प्रोटियोबैक्टीरिया से आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंड क्लोरोप्लास्ट आपका साइनोबैक्टीरिया से आता है ओरिजिन. ठीक है, अब ये जब इनगल्फ हो चुके हैं इतने करोड़ों साल बाद, तो ये अभी क्या, ये एक दूसरे से डीएनए भी एक्सचेंज कर रहे हैं. ठीक है, फ्रैगमेंट्स एक्सचेंज कर. तो इसमें देखो ये
इसमें देखो एग्जांपल डीएनए फ्रैगमेंट्स फ्रॉम 16s rRNA जीन एंड 2 tRNA जीन्स दैट आर नॉर्मली इनकोडेड बाय क्लोरोप्लास्ट जीन। तो ये 16s rRNA और 2 tRNA जो क्लोरोप्लास्ट जनरेट करता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में देखा गया मेज के। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट से डीएनए इट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अभी अ, अभी आप बोलोगे कि ये वन साइड है, ऐसा नहीं है, दो बोथ साइड है। अभी क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट से जो डीएनए वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया गया। अब देखो इधर सीक्वेंसेस दैट इनकोड रूबिस्को। ठीक है, रूबिस्को किधर पाया जाएगा, और नॉर्मली आप बोलोगे कि क्लोरोप्लास्ट में ही देखा गया। इसका एक कॉपी आपका माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में भी देखा गया, वन कॉपी रूबिस्को का, वन कॉपी जो जीन का, जो जीन से प्रोटीन जनरेट हो रहा है रूबिस्को का, वो उसका एक कॉपी माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में भी देखा गया। मतलब क्या हुआ, जो जीन है वो उसका कॉपी जनरेट हुआ। ठीक है, एंड इट इज बीइंग ट्रांसफर टू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये ज़बरदस्त एविडेंसेस है जिससे पता चल रहा है कि देर इज अ एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इधर आपका अगर मैं इधर आ जाऊँ तो इधर जो एक्सचेंज हो रहा है, जैसे ये, ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तो इनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है डीएनए, इनके बीच में हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, इनके बीच में हो रहा है। तो ये बेसिकली ऐसे एक्सचेंज हो रहा है, डीएनए एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, और ये भी इसके पास भी खुद का डीएनए, इसके पास भी खुद का डीएनए, ऑब्वियसली न्यूक्लियर डीएनए जो है वो मेन है। ठीक है, तो ये तीनों भी डीएनए एक्सचेंज कर रहे हैं, जीन्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, देयर इज अ वेरी मच इंटरप्ले, और क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो पूरा तरीके से पता नहीं है। ठीक, हो सकता है एक बैकअप कॉपी बना सकते हैं इस, क्योंकि इसेंशियल जीन्स हो सकते हैं, तो हो सकता है एक बैकअप कॉपी बना के रखें, मतलब डिलीट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, हो सकता है ऐसा। ओके, सो एक्सचेंज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियर, माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट, ये इसको ये टर्म बोला गया प्रोमिस्क्यूअस डीएनए। ठीक है, टू डिस्क्राइब दिस फिनोमेनन। ठीक है, अगर आपको इसका वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, आप पता लगा लो, डिक्शनरी ले लो एंड पता लगा लो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एसोसिएटेड विद एजिंग। एजिंग से रिलेटेड है। अच्छा, ये आपको पहले वाला पता है, समझ में आया कि ऊपर से गया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज। यस, समझ में आया कि ऊपर से गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। डैमेज टू माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज एसोसिएटेड विद एजिंग। अच्छा, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का मेन फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एटीपी जनरेशन, राइट, है कि नहीं? सो अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में अगर कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू जो एज रहता है, जैसे एज बढ़ता रहता है तो जो एटीपी जनरेशन क्या हो जाता है, इट स्लोज डाउन। तो क्या होता है, आपको विद एज आपको जो एनर्जी है, आप बोलोगे कि बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, तो वो उसमें एजिंग, बट इट इज़ वन ऑफ द एजिंग फैक्टर। एजिंग फैक्ट, जैसे लोग एज होते हैं 80-90 ईयर्स, आप उनको बोलोगे कि 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर भाग के देखो, तो नहीं भागेंगे, ऑब्वियसली उनका एनर्जी लेवल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज ईच एंड एवरी सेल जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो उसका जो फंक्शनिंग है इट इज़ बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, मतलब वो उतना एटीपी जनरेट नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए। क्यों नहीं कर पा रहा है, देखते हैं आगे। ठीक, ठीक है, तो जेनेटिक
हाँ, अभी इसमें हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रियल में अगर डीएनए में अगर म्यूटेशंस होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है उस एजिंग में, वो भी हम लोग देखेंगे। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज होते हैं उसमें देखा गया कि जो देयर इज अ डिक्लाइन इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि एजिंग से आता है। अभी एक काम करते हैं हम लोग, इधर आ जाते हैं। और जो अम, अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया उठा के देखोगे देर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 एंड 5, फिफ्थ कॉम्प्लेक्स इज एटीपी सिंथेस, ठीक है। तो एटीपी सिंथेस क्या होता है, जो आपका इट इट टेक्स इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक तो प्रोटॉन्स हो गए और इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो फ्लो हो रहे, ठीक है। और उसको ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं एंड ये H2O में कन्वर्ट हो जाता है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, प्रोटॉन्स ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ जो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को अगर आपने प्रॉपरली टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को नहीं दिया तो इट विल फॉर्म ROS, समथिंग कॉल्ड एज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, ठीक है। ROS जनरेट होएगा एंड ROS इज हाईली डैमेजिंग किसको डैमेज करता है, डीएनए को डैमेज करता है, ठीक। इट डैमेजेस डीएनए, ROS रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो ये आपके ऑक्सीजन रेडिकल्स हो गए, OH रेडिकल्स हो गए, ठीक है। आपके क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड हो गया, H2O2 हो गया, पेरोक्साइड हो गया। ये क्या करते हैं, ये डीएनए डैमेज करते हैं। अभी आप लोग लगाते ना पेरोक्साइड लगाते हो, ज़्यादा लगाओगे तो क्या आपका वाइटनिश स्किन निकलना चालू हो जाएगा, तो उधर उधर वो रीजन में आपका डीएनए भी डैमेज हो, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। तो जो पेरोक्साइड्स हो गए या हाइड्रोजन रेडिकल्स हो गए या ऑक्सीजन रेडिकल्स हो गए, तो ये क्या होता है, ये इट डैमेजेस डीएनए, ठीक है। और इसको ही ठिकाने लगाने के लिए या इसको ही न्यूट्रलाइज करने के लिए देयर इज अ कैटालेज एंजाइम, ठीक है, जो हमारे बॉडी में रहता है, ठीक है। और SOD सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज भी रहता है, बट इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। तो ये हमारे क्या न्यूट्रलाइजिंग, हमारे जो ऑक्सीजन रेडिकल्स हो गए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम होता है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया में भी देखा है, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा ये फंक्शन करेगा तो हमारा जो क्या बोलते हैं ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स वो न्यूट्रलाइज होंगे। तो अभी अगर आपको पता रहेगा कॉन्सेप्ट समथिंग कॉल्ड एज एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो ये ऐसे ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं ना, एजिंग पे फर्क आता है, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है ये। तो एंटीऑक्सीडेंट्स इज नथिंग बट सम काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि न्यूट्रलाइज करता है रेडिकल्स को, ऑक्सीजन रेडिकल्स, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग भी होता है। तो हम लोग जब सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन अंदर आ रहा है इट ऑल्सो पोसेस क्वालिटी ऑफ डैमेजिंग अवर डीएनए, ठीक है। तो उसके लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे बॉडी में मैकेनिज्म्स होते हैं और वो मैकेनिज्म विद एज रिड्यूस होता है, ठीक है। तो विद एज हमारे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन रेडिकल्स इंक्रीज होते रहते हैं और जितने इंक्रीज होते रहेंगे इतना ही वो डीएनए को डैमेज करता जाएगा, ठीक है। तो विद एज हमारा जो डीएनए वो डैमेज होता है, ठीक है, डैम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझा। ऑक्सीजन रेडिकल्स इज लीडिंग टू डीएनए डैमेज, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन रेडिकल्स रहेगा उतना ज़्यादा डीएनए डैमेज होगा। इसलिए हमारे बॉडी में बैकअप मैकेनिज्म है, न्यूट्रलाइजिंग मैकेनिज्म है जो अ, ये ऑक्सीजन रेडिकल्स को रिड्यूस करते हैं, उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस करते हैं। बट विद रिस्पेक्ट टू एज, मतलब जैसे एज होता रहता है बॉडी, ठीक है, तो आपका जो ऑक्सीजन रेडिकल को न्यूट्रलाइज करने की मैकेनिज्म्स रहते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। और एजिंग जैसे 80-90 ईयर्स में आ जाओगे आप लोग तो ऑब्वियसली आपका जो बॉडी उतना काम नहीं करेगा। ओके, सो एंटीऑक्सीडेंट इसलिए बोला जाता है एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा खाओ,
जिससे आपका ये ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स कम से कम जनरेट हो या उसको न्यूट्रलाइज हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड बता दिया, फिर भी अगर पढ़ना है तो इधर पढ़ सकते हैं। ऑक्सीडेटिव रेडिकल इन द प्रोसेस दैट जनरेट एटीपी। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, उससे उसका बाई प्रोडक्ट इज या मेन प्रोडक्ट इज एटीपी। ठीक है, और ये प्रोसेस होता है ऑब्वियसली इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, ये बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक, और ज़्यादातर ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसमें इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का जो इतने प्रोटीन्स है वो इन्वॉल्व रहते हैं, और उसमें कुछ जो प्रोटीन्स है वो इट इज़ इनकोडेड में न्यूक्लियोटाइड्स। जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बताया गया विद रिस्पेक्ट टू एज वो डिक्लाइन होता रहता है। मतलब एक पर्टिकुलर एज के बाद क्या होगा, आपका जो एटीपी जनरेशन है वो बहुत स्लो हो जाएगा। एंड जितना ज़्यादा स्लो होगा उतना ज़्यादा आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, मतलब एज इन यू विल फील वीक, वेरी वीक। तो आपके जो एटीपी जनरेशन थ्रेशोल्ड से भी नीचे चले जाएंगे तो टिश्यू आपका एटीपी नहीं जनरेट कर पाएगा, जो वाइटल फंक्शन के लिए ज़रूरी रहता है। ठीक है, और इसमें फिर आपके डिजीज सिम्टम्स दिखने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आप बोलोगे कि आप सेम चीज़ हम लोग को स्टार्टिंग ऑफ लाइफ में क्यों नहीं दिखते, मतलब ऐसे जब बेबीज रहते तो दे आर हाईली हाइपर एक्टिव। क्यों? क्योंकि उनमें एक्सेस ऑफ एटीपी जनरेट होता है, एज एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस एकदम स्मूथली वर्क करता है। ठीक है? अभी अगर वो सोचो सेम मैकेनिज्म आपका 100 ईयर्स 200 ईयर्स तक, आपका जब तक जिंदा हो तब तक सेम मैकेनिज्म हो, तो क्या ज़बरदस्त मज़ा आ जाएगा। तो यू विल रिमेन एवर हाइपर एक्टिव। ठीक ठीक है, एक्टिव नहीं हाइपर एक्टिव रहोगे। ओके, नेक्स्ट है। ओके, तो स्टार्टिंग जब बच्चे रहते तो एक्सेस कैपेसिटी रहती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की, और वो कैपेसिटी विद एज डिक्रीज होती है, वही पता है। ठीक, पर्सन बॉर्न विद माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। अब ये मेन इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया से एजिंग होती है। तो ये देखा गया है कि जो पेशेंट्स हैं, पर्सन्स है जो who are suffering from mitochondrial as in DNA mutations, जिसका इफेक्ट आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशंस में आया है, तो उनमें एजिंग जल्दी होता है। ठीक है, एजिंग जल्दी होता है, एज इन 30-40 ईयर्स में दे विल स्टार्ट टू एज। ठीक है, तो उनका स्किन रिंकल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, तो उनमें जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की कैपेसिटी भी वो भी कम ही। स्टार्टिंग अगर हम लोग वो पर्सन्स को देखें कि जब बॉर्न होते हैं तो जेनेटिक डिजीज़ तो क्योंकि फिनोटाइपिकली हम लोग जब भी डिजीज़ देखते हैं तो फिनोटाइपिकली उसके सिम्टम्स देखते हैं, फिर हम लोग पता लगाते हैं कि वो जेनेटिकली उसमें क्या चेंजेस है क्या नहीं। ओके, सो इसमें आप स्टार्टिंग में वो सिम्टम्स दिखते नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है, मतलब एज एन एटीपी नॉर्मली जनरेट हो रहा है। ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जैसे वो एज होते रहते हैं तो जो सिम्टम्स अपीयर होते हैं इनमें मतलब सिम्टम्स आपके 30-40 ईयर्स में आपको एजिंग दिखना चालू हो जाएगा। तो अ, अ, फिर देन बाद में जाके डिटेक्ट होता है कि हाँ भाई इसको जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए उसका म्यूटेटेड होगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो उनका डिक्लाइन होता है विद एज। एंड उनको सारे सिम्टम्स एक्सपीरियंस होने चालू हो जाते हैं एट लोअर एज में, मतलब कम एज में 30-40 ईयर्स में आपको उनको पूरा क्रिटिकल सिम्टम्स दिखाई देने चले होंगे। क्या क्या होंगे क्रिटिकल सिस्टम? जो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी जनरेट कर रहा है, तो एटीपी ईच एंड एवरी सेल को ज़रूरी है। एंड ज़्यादातर कौन से सेल्स को ज़रूरी है जिधर एटीपी बहुत स्पीड में कंज्यूम होता है, जैसे
आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, CNS हो गया, आपका हार्ट हो गया, हार्ट अगर हार्ट को कांस्टेंट एटीपी का ज़रूरत है, स्केलेटल मसल्स हो गए मूव करने के लिए, पैनक्रियाज हो गए, किडनीज हो गए, लिवर्स हो गए, ठीक है, तो इनको एटीपी का ज़्यादा ज़रूरत रहता है। तो ये सबसे पहला इफेक्ट आपको इनमें दिखना चालू हो जाए, ठीक, ओके। तो ओके, आगे चलते हैं। वाई डज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कैपेसिटी डिक्लाइन विद एज? तो ये क्वेश्चन बोला गया कि क्यों डिक्लाइन होता है। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या है कि इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को डैमेज होता है और वो विद एज एक्यूमुलेट होता है, इसमें डिलीशंस होते हैं। अब याद देखो, जो आपके ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स है वो डिलीशन कॉज कर रहे हैं, बेस सब्सटीट्यूशन कॉज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल अ कॉमन 5000 बेस पेयर डिलीशन माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट इन नॉर्मल हार्ट मसल सेल बिफोर द एज ऑफ 40। मतलब जब तक आप 40 का एज रीच करोगे तब तक आपके माइटोकॉन्ड्रियल हार्ट के माइटोकॉन्ड्रिया में 5000 बेस पेयर तब तक डिलीट हो चुका रहेगा। इतना ज़बरदस्त ये होता है डिलीशन ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स की वजह से, ठीक है। ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल बोला है, एबनॉर्मल भी नहीं बोला है, 5000 बेस पेयर डिलीशन, ठीक है, ठीक है। बट अगर आप सेम चीज़ अगर म्यूटेशंस आगे देखते हैं, तो डिलीशन इज प्रेजेंट विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, और ये डिलीशन इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। जब तक सेम डिलीशन इज फाउंड इन लो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल ब्रेन टिश्यू, तो ब्रेन टिश्यू में अलग फ्रीक्वेंसी में देखा जाएगा, ब्रेन में अलग से देखा जाएगा, हार्ट में अलग से देखा जाएगा, क्योंकि हार्ट सेल्स अलग रहते हैं, सॉरी, एंड दूसरे ऑर्गन सिस्टम्स में अलग से देखा जाएगा, ठीक है। तो हर एक ऑर्गन सिस्टम में अलग फ्रीक्वेंसी से डिलीट हो रहा है, ठीक है, ओके। तो 11 to 12% माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपके बेस गैंग्लिया में आपको 80 एज ऑफ 80 में तक दिखाई देगा, ठीक है। तो जो जिनको जेनेटिक डिजीज है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का, वो प्री मेच्योरली एज कर लेता है, प्री मेच्योरली एज कर लेता है, ठीक है। क्योंकि उनका पहले से ही डैमेज हो चुका है, तो वो एज इन अगर 10 ईयर्स के भी रहेंगे तो वो 40 30 40 ईयर्स के दिखना चालू होगा, ओके। तो जो मैंने बताया मैकेनिज्म मेन क्या है, ज़्यादातर अननोन है, बट ऑक्सीजन रेडिकल जो है हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स है, ये डैमेज करते हैं, डीएनए को डैमेज करते हैं, इधर दिया हुआ ये डीएनए को डैमेज करते हैं, ठीक है। और एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया का जो अगर डीएनए देखा जाएगा, इट इज़ वेरी क्लोजली, ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में सारे प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीजन रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सबसे पहला जो अटैक रहेगा ऑक्सीजन रेडिकल्स का, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ही रहेगा, ठीक, ठीक है। सो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज मोर प्रोन टू ऑक्सीडेटिव डैमेज देन इट्स न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियर काउंटर पार्ट्स में अगर कंपेयर किया जाए तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ज़्यादा डैमेज होता है, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल की कैपेसिटी ऑफ टू जनरेट एटीपी नीचे चली जाती है, ड्रॉप हो जाती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, जैसे एटीपी जितना ज़्यादा कम प्रोड्यूस होना चालू हो जाएगा, तो उतना जो ह्यूमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी जनरेट करने के लिए। उससे क्या होगा, और ज़्यादा आपका ऑक्सीजन रेडिकल्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो इधर जैसे मैं एक बता देता हूँ, इधर क्या बोला कि एक एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल 100 ऑक्सीजन रेडिकल से 100 एटीपी जनरेट हो रहा था, ठीक है। और उसको न्यूट्रलाइज, ये करीबन 1 to 2 और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बच रहा था, ठीक है, न्यूट्रलाइज होने के बाद में। बट जैसे एज बढ़ता जाता है, ठीक है, तो एटीपी जनरेशन रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, इंसान क्या करेगा, ऑब्वियसली इसको 200 300 टाइम्स ऑक्सीजन अंदर लेगा,
और उसके वजह से जो रेडिकल्स वो रहेंगे वो भी ज़्यादा बनने में चालू हो जाएंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रेडिकल्स जनरेट होंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना ज़्यादा आर ओ एस या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जनरेट होंगे, जो कि जितना ज़्यादा डैमेज करेंगे डीएनए। ठीक है, But ओके, यस, हाँ बोलो, पूछो पूछो। but sir, without oxygen there is no life, right? And buy one get one free हो रहा है यहाँ पे तो. हाँ, बाय वन गेट वन फ्री हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी बट इट इज ऑल्सो नेसेसरी ईवल, बोल सकते हैं हम लोग। नेसेसरी ईवल है, हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए ज़्यादा एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, बट उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो इधर ऑक्सीजन रेडिकल्स हम लोग तो वी कैन ईट मोर काइंड ऑफ फूड जो कि आर ओ एस को न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, तो फ्रूट्स हो गए, तो फ्रूट्स हो गए आपके, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, एंड इट विल होपफुली न्यूट्रलाइज मोस्ट ऑफ द आर ओ एस। जितना आप तेल वाला खाना है एंड नॉन वेज खाओगे उतना आपका जो रेडिकल्स है वो ज़्यादा जनरेट होना चालू। ओके, Okay, sir. आवाज़ कट कट के आ रहा। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये विशियस साइकिल चलेगा, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आप अंदर लोगे उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रेडिकल्स जनरेट होंगे। ओके, नेक्स्ट एविडेंसेस। अभी एविडेंस की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अभी रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज इज एसोसिएटेड विद एजिंग। तो ये कैसे किया, इन्होंने क्या किया, माइस लिया। ठीक है, और एज इन ह्यूमंस जो डीएनए पॉलीमरेज गामा जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, उसको क्या किया, म्यूटेट कर दिया। ठीक है, तो अभी पॉलीमरेज गामा देखोगे तो उसके पास दोनों एबिलिटी है, एक तो डीएनए सिंथेसाइज करने की और दूसरा प्रूफ रीड करने की। तो क्या किया रिसर्चर्स ने, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को बंद कर दी, मतलब उसमें म्यूटेशंस कॉज की। ऑब्वियसली प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किसके लिए रहता है कि अगर कोई डीएनए अगर गलत डाला है तो वो जो डीएनए पॉलीमरेज गामा है वो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड डालो। ठीक है, अभी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है तो क्या होगा, गलत न्यूक्लियोटाइड डालेगा तो जाने दो, तो वो डीएनए प्रूफ रीड नहीं कर पाता। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसजेनिक माइस बने हैं जिसमें प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं है, डिफेक्टिव है, और उसमें देखा गया फिर। अभी खाली ऑब्जर्व करना है, माइस को ऑब्जर्व करना है, आपने खाली ट्रांसजेनिक माइस बनाए, खाली उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो क्या रहा है। तो उसमें देखा गया कि सोमैटिक टिश्यूज में ज़बरदस्त एक्सटेंसिव म्यूटेशंस हुए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, और जो माइस है, अब माइस में क्या शो किया उन्होंने सिम्टम्स, प्री मेच्योर एजिंग का सिम्टम पूरा का पूरा दिखा, इंक्लूडिंग वेट एंड हेयर लॉस, है ना, हेयर लॉस होता है ना, रिडक्शन इन फर्टिलिटी, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, मतलब वो थोड़े अभी जैसे यंग रहते हैं तो स्पाइन स्ट्रेट रहता है, राइट, एंड विद रिस्पेक्ट टू एज जो स्पाइन है वो स्लोली स्लोली कर्व होना चालू होता है। ठीक है, तो ये माइस में एट रिड्यूस्ड मतलब एज, मतलब थोड़ा से ही डेज में ये पूरा का पूरा एजिंग, प्री मेच्योर एजिंग दिखना चालू हुआ। ठीक है, एंड लाइफ स्पैन भी रिड्यूस हो जाता है। तो माइस करीबन करीबन 2 ईयर्स तक उसका लाइफ स्पैन रहता है, तो इट में रिड्यूस टू 1 ईयर ऑल्सो। ठीक है, ओके, these results support the hypothesis that mutation in mitochondrial can lead to aging। तो एजिंग का वन ऑफ द मेजर फैक्टर है। ठीक है, द कॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डैमेज इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल एजिंग इज नॉट क्लियर। क्यों, कैसे होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अपार्ट फ्रॉम ऑब्वियसली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, वो हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो कैसे होता है,
वो अभी तक क्लियर नहीं है ह्यूमंस में या कोई भी स्पीशीज में। Although transgenic mice had increased mutation in mitochondrial DNA, they did not show evidence of increased oxidative damage. तो उसमें ऑक्सीडेटिव डैमेज का एविडेंस नहीं दिखाई दिया। जितना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेट हुआ है उतना ज़्यादा ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं दिखाई दिया। ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था कि जैसे एजिंग होता है तो ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाता है, ठीक है, एंड उतना ही ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स जनरेट होते हैं, उतना ही डीएनए और डैमेज होता है। तो वो साइकिल नहीं दिखा इसमें, एविडेंस में नहीं दिखा, ठीक। बट बहुत सारी स्टडीज़ है जिसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइस उनमें इंक्रीज म्यूटेशंस दिखे, ठीक है। कुछ कुछ माइस में ऐसा देखा गया कि जितने ज़्यादा इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस हुआ बट उतना वो इट इज़ नॉट ट्रांसलेटेड टू इंक्रीज एजिंग, मतलब प्री मेच्योर एजिंग नहीं दिखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, ओके। ओके, सो अभी अगर हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे एज इन ह्यूमंस का, तो इसमें क्या देखा गया, जितने जिधर माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट्स ज़्यादा है जो पेशेंट्स में, उनमें ठीक है, देखो इधर क्या देखें, सिग्निफिकेंट एलिवेटेड लेवल्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन सम पेशेंट विद लेट ऑनसेट ऑफ डीजनरेटिव डिसीज। अभी माइटोकॉन्ड्रियल डिफेक्ट इंक्रीज हो जाते हैं अगर ये डिजीजेस होते हैं, कौन से, डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज, इश्चेमिया हार्ट डिजीज, इश्चेमिक हार्ट डिजीज, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, हंटिंगटन डिजीज। तो ये हंटिंगटन डिजीज हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में कवर अप करेंगे, क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो ये डिजीज इंक्लूडिंग डायबिटीज, ओके। तो ये डिबिटीज में सॉरी डिजीजेज में देखा गया है कि ये डिजीज होता है तो उसके साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिफेक्ट्स का जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, ओके। और ये ज़्यादातर डिजीज किधर देखेंगे, मिडिल एज टू ओल्ड एज में देखे गए, ठीक है। आजकल तो डायबिटीज बच्चों बच्चों को भी होता है, तो उसमें भी हो सकता है उनका प्रीमेच्योर एजिंग में, ओके, ओके। सो ये सब ऑब्वियसली जो भी इश्यूज है, इट रिक्वायर्स एटीपी, और अगर इधर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में डिफेक्ट्स आते हैं तो एटीपी प्रोडक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इधर तक खत्म हो जाता है अपना ऑर्गेनल, आई थिंक ऑर्गेनल डीएनए हमारा इधर खत्म हो जाता है, यस। फिर बाकी का हम लोग बाद में देखेंगे।